Okay, so 11th class, today we are going to start with the topic that is exchange of gases. अभी तक हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में स्टडी किया था कि क्या क्या उसके कंपोनेंट्स हैं. आफ्टर दैट वी स्टडीड कि क्या क्या रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स हैं, क्या क्या रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज हैं, राइट. एंड वी आल्सो स्टडीड अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, राइट, कि कैसे ब्रीदिंग होती है. बट अभी तक हमने ये कॉन्सेप्ट नहीं समझा कि ऐसा क्या हो जाता है एल्वियोलर लेवल पर कि जो ऑक्सीजन है दैट गेट्स मिक्सड इनटू द ब्लड एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर वापस निकल जाती है आउट ऑफ द बॉडी बिकॉज ये गैसेस हैं, राइट. ऐसा नहीं है कि कुछ भी मतलब अंदर आया और फिर उसके बाद सीधा चलो एल्वियोलर पे ऑक्सीजन आ गई तो चलो फटाफट से ऑक्सीजन ब्लड में चली जाती है. Gases की जो movement है that is based upon the concentration gradient and is also based upon the pressure, right. तो जैसे हमने जब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग स्टडी किया था वी स्टडीड कि हमें कुछ ना कुछ ऐसा मैकेनिज्म करना पड़ेगा जिसकी वजह से एयर की मूवमेंट हो सके, राइट. इफ़ यू रिमेंबर दैट हम करते थे कि जो हमारा लंग्स है, जो हमारा पल्मोनरी एरिया है, जो थोरेसिक कैविटी है, उसका हमें प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज कराना था. तो हम उसकी डायमेंशंस थोड़ी सी ऑल्टर करने की कोशिश करते थे. तो यहाँ पे भी तो गैसेस का एक्सचेंज है. तो यहाँ पे भी हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा अबाउट प्रेशर एंड अबाउट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. बट बिफोर दैट लेट्स जस्ट फोकस ऑन द मेन टॉपिक दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस. पहले यहाँ ये तो समझो कि वो कौन सी साइट्स हैं जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है. So the primary site where the exchange of gases takes place inside the human body is alveoli, right? Lungs के अंदर alveoli है, bag-like structure है. That is the primary site for exchange of gases. वहाँ पे क्या होता है? Oxygen get mixed into the blood and carbon dioxide is released out, right? लेकिन हमारी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ एल्वियोलाई ऐसी साइट नहीं है जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है. बॉडी में टिश्यूज में, राइट, वहाँ पे भी गैसेस का एक्सचेंज होता है. क्यों? क्योंकि जो टिश्यूज हैं, जो सेल्स हैं, उनको तो लगातार ऑक्सीजन चाहिए ही ना. जब एल्वियोलाई में एक बार गैस का एक्सचेंज हो रहा है सो व्हाट इज हैपनिंग इज ऑक्सीजन इज गेटिंग मिक्स्ड इनटू ब्लड. लेकिन ब्लड उस ऑक्सीजन का करेगा क्या? ब्लड उस ऑक्सीजन को सेल्स के पास लेकर जाएगा. सो again the gases of exchange of gases has to take place at the level of cells. सेल्स को वो ऑक्सीजन लेनी है और सेल्स को क्या करना है, उनके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी हो गई है, जो उनके पास कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट हो गई है, सेल्स को वो वाली कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में रिलीज भी करनी है. मतलब एक जगह तो हमने कहीं एल्वियोलाई पे तो चलो मैकेनिज्म लगा लिया कि हमें कॉन्सेंट्रेशन का देख लिया, प्रेशर का देख लिया कि गैसेस का एक्सचेंज करा दिया. लेकिन एक और जगह ध्यान देने की ज़रूरत है, दैट इज टिश्यू और सेल वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस हैज़ टू टेक प्लेस गैन, राइट. तो फिर अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या कोई फैक्टर्स हैं which affect the rate of diffusion, because now we are very clear that the movement of gases take place through the help of diffusion, right. Diffusion, how do we define diffusion? Movement of substances from higher concentration to lower concentration, right. तो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं? दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस, कि कौन सी गैस इजीली सॉल्युबल है, कौन सी गैस इजीली सॉल्युबल नहीं है. एंड इन एडिशन टू दैट, बिकॉज गैस इज बीइंग एक्सचेंज्ड, तो एक्चुअली है क्या? सेल्स ही तो है ना. एल्वियोलाई में अगर मैं बोलूँ तो एल्वियोलाई की भी तो एक मेम्ब्रेन है, चाहे वो एपिथेलियल मेम्ब्रेन ही है. बने किसकी है? Is made up of cells. After that, if it is even getting mixed into the blood, how will it be carried out? With the help of hemoglobin, right? Again, it means that it has to cross the membranes, right? तो जिन membranes को उसने cross करना है, we need to focus on the thickness of the membranes as well, कि अगर बहुत ज़्यादा thick होगी तो the rate of diffusion would be low. If the membranes are thin, the rate of diffusion would be high.
right? So these are two important factors that can affect the rate of diffusion, and you might encounter a question for 1 mark that write the factors which can affect the rate of diffusion. Okay. So while moving towards the main concept of exchange of gases, एक थोड़ा सा concept आपको और समझने की ज़रूरत है. And that concept is of partial pressure, right? Here's the definition given for the partial pressure, and you all need to remember it. Partial pressure क्या होता है? हमें पता है that air is a mixture of gases. तो एक मिक्सचर में, गैसेस के मिक्सचर में एक इंडिविजुअल गैस जितना प्रेशर कंट्रीब्यूट करती है, दैट इज कॉल्ड एज partial pressure, right? So the pressure contributed by an individual gas in a mixture of gases is partial pressure. And I believe by now in chemistry you would have studied this already. और हम पार्शियल प्रेशर को डिनोट कैसे करते हैं? अगर हम ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हमें डिनोट करना है, सो इट वुड बी लाइक स्मॉल p एंड देन O2. और अगर हमें CO2 का डिनोट करना है, सो इट वुड बी लाइक स्मॉल p एंड CO2. सो ऑलवेज रिमेंबर, क्योंकि आगे बहुत जगह हो सकता है ये वाली टर्म्स यूज हो, सो यू शुडंट गेट कंफ्यूज कि ये PO2 और PCO2 क्या है, राइट? इसके बाद after that you all can see table 17.1 in your NCERT, and this table is very important. You all need to remember this data. This data is about the concentration gradient ऑफ ऑक्सीजन, राइट? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या क्या पार्शियल प्रेशर है, ये आपको देखना है, ताकि आपको कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट समझ आ सके कि कैसे कैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मूवमेंट होगी, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट point. We will be talking about the two gases, that is oxygen and carbon dioxide. अगर हम एटमॉस्फेरिक एयर की बात करते हैं, ऑलवेज रिमेंबर वी आर टॉकिंग अबाउट द पार्शियल प्रेशर्स, राइट? मतलब विल बी टॉकिंग अबाउट द प्रेशर exerted by O2 in air, and we'll be talking about the pressure exerted by CO2, right? अगर हम एटमॉस्फेरिक एयर की बात करें, सो इट्स 159 एंड 0.3. ये आपको तब भी पता है जब आप स्टडी करते हो कि जब आप एयर की बात करते हो, सो यू ऑल्सो स्टडी कि ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो ज़्यादा है एंड CO2 इज़ कंपैरेटिवली वेरी लेस, राइट? तो वैसे भी वहाँ से भी थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि आपको ये दिख रहा होगा कि एटमॉस्फेरिक एयर में O2 का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा और CO2 का कम होगा. After that, let's move towards the next, that is alveoli, right? Alveoli में 104 and 40 for O2 and CO2. Okay? क्या होता है, कैसे होता है, थोड़ा सा आगे मैकेनिज्म पे चलेंगे, वहाँ पे ये सारा का सारा आपको क्लियर हो जाएगा, right? After that, now we are talking about the deoxygenated blood. Deoxygenated, जिसकी ऑक्सीजन यूज हो गई है, राइट? ऐसा नहीं होता कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गंदा होता है या कुछ ऐसा कि वो यूजफुल नहीं होता. इट्स जस्ट लाइक उसमें CO2 का अमाउंट ज़्यादा है as compared to O2. That's why it's called as deoxygenated. You all have studied about double circulation in human heart, right? आप सब लोग डबल सर्कुलेशन स्टडी करके आए हो, तो वहाँ पे आपने यही स्टडी किया है दैट व्हाट हैपेंस इज ब्लड हार्ट से होते हुए बॉडी के पास जाता है, तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि वो ऑक्सीजन रिच ब्लड है, उसके पास कंपैरेटिवली ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा है, राइट? तो जब वो टिश्यूज के पास जाता है, टिश्यूज टेक अप दैट ऑक्सीजन इन दैट साइड, दैट इज कॉल्ड एज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. सो लेट्स जस्ट सी, प्रेशर देखो, CO2 का 45 mmHg है तो O2 का 40 mmHg है. And if we look at oxygenated blood, this is 95 mmHg and 40 mmHg for CO2, right? So this is the data. This is the data obtained by checking the deoxygenated blood and oxygenated blood under normal conditions. हमारे पास अलग अलग मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम चेक करते हैं कि पार्शियल प्रेशर कौन से ब्लड में कितना मिला है, राइट? एंड दिस इज जस्ट टू हेल्प यू आउट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट समझने के लिए, प्रेशर ग्रेडियंट समझने के लिए कि कैसे कैसे हमारी गैसेस का एक्सचेंज होगा. नाउ लेट्स जस्ट फोकस वन थिंग ओवर हियर. देखो ध्यान से, जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और जो टिश्यूज हैं
उनमें ग्रेडियंट सेम है। क्यों सेम है? बिकॉज जब टिश्यूज जो कुछ यूज कर लेंगे, ऑक्सीजन यूज कर लेंगे, उसके बाद वही वाली तो आगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जाएगा ना। सो द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट और द प्रेशर ग्रेडियंट इन deoxygenated blood and tissues is always same. So what you need to remember is, ज़्यादा मेन जो आपको याद रखना है for the understanding of the concepts is the pressure in alveoli, pressure in tissues, right? ऑक्सीजनेटेड में ऑब्वियस ही है कि ज़्यादा ही होगा, ऑक्सीजन का ही ज़्यादा होगा एंड ऑलमोस्ट डबल, बल्कि डबल से भी ज़्यादा है। ओके, so let's just move towards the diagram and it would be easier for you to understand the concept from the diagram. ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं and before that I hope it's all of you have a clear understanding of the concept of double circulation, right? सबको double circulation पता है, सब लोगों को याद भी है। So what happens is that our heart circulates the blood 2 times, right? एक बार क्या करता है, लंग्स के पास भेजता है इन ऑर्डर टू गेट दैट ब्लड ऑक्सीजनेटेड। फिर जब वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है वापस से हार्ट में आता है, राइट? एंड देन दैट ब्लड इज पंप टू द बॉडी पार्ट्स। तो क्योंकि 2 बार ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन। So in the figure 17.3, double circulation is being depicted। बस आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो प्रेशर ग्रेडियंट के थ्रू समझाया हुआ है कि जो आप छोटी क्लासेस में स्टडी करते थे कि गैसेस का एक्सचेंज हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ प्रेशर ग्रेडियंट की हेल्प से बता दिया कि कैसे कैसे एक्सचेंज हो जाएगा, राइट? एक बार ध्यान से देखो डायग्राम को। सो द ब्लू पार्ट, राइट, यहाँ पे देखो ये जो ब्लू पार्ट आपको दिख रहा है, दैट इज ऑल डिपिक्टिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड द रेड पार्ट इज डिपिक्टिंग ऑक्सीजनेटेड, राइट? डीऑक्सीजनेटेड मतलब जिसमें कंपैरेटिवली O2 का लेवल कम है और ऑक्सीजनेटेड जिसमें O2 का लेवल हाई है। ओके, सो आई एम स्टार्टिंग विद द बॉडी टिश्यूज। बॉडी टिश्यूज के पास क्या था? बॉडी टिश्यूज के पास ब्लड ऑक्सीजन लेकर आया था। बॉडी टिश्यूज ने क्या किया? ऑक्सीजन ब्लड से ले ली और CO2 दे दी। तो अब जब ब्लड में से ऑक्सीजन चली गई है, so that blood would be called as deoxygenated blood. And the data we are already aware about that the PO2 is 40 mmHg and the partial pressure of CO2 is 45 mmHg। क्योंकि इसमें CO2 ज़्यादा है, क्योंकि हमारे सेल्स ने जब O2 ली थी, they also released CO2, right? So the name here is systemic veins. Systemic usually body के लिए use होता है. So the veins we are already well aware. I hope you know that veins are the vessels, right, which carry the blood towards the heart, right? जो heart की तरफ लेके जाती हैं. So those vessels are called as veins. If you still use the notion कि जो deoxygenated blood carry करती हैं वो veins होती हैं, so you are totally incorrect at the level of class 11th. You cannot use a Kaddish concept, right? So always remember, veins are the vessels which carry the blood towards the heart, and arteries are the vessels which carry the blood away from the heart. A for arteries, A for away, right? Okay, so veins would carry the blood towards the heart, हार्ट के पास लेकर आएंगी। लेकिन हार्ट करे क्या इसका? हार्ट हार्ट के पास तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, हार्ट को तो कुछ नहीं करना। हार्ट तो सिर्फ और सिर्फ एक मोटर है, हार्ट तो सिर्फ और सिर्फ एक पंप है जो ब्लड को प्रेशर प्रोवाइड कर सकता है और उसको कुछ नहीं आता। अब ब्लड ने कहा कि मेरी हेल्प करो, मेरे पास तो ऑक्सीजन की कमी हो गई है, व्हाट वुड आई डू? तो हार्ट will say, अच्छा ठीक है, मैं आपको प्रेशर प्रोवाइड करता हूँ, just go to lungs and ask for the air, right? So what will heart do is heart will provide the pressure or heart will pump the blood, and what will happen is जो ये blood है, जो deoxygenated blood है जो हमारे टिश्यूज से आया है, it will reach the lungs because of the pressure applied by heart। lungs में कहाँ जाएगा? एल्यूविलाई के पास, क्योंकि गैसेस कहाँ आई हैं? एल्यूविलाई में आई हैं, राइट? एल्यूविलाई तो हमारा बहुत ही रिच है। क्यों रिच है? क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट एयर आ रही है, डायरेक्ट एयर आ रही है तो इट हैज प्लेंटी अमाउंट ऑफ O2, राइट? और कुछ कुछ अमाउंट में CO2 भी है।
तो 104 mm Hg पार्शियल प्रेशर है O2 का और 40 कुछ है CO2 का। सो अब यहाँ पे क्या बन गया, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बन गया, मतलब gases will move from region of high pressure towards low pressure या फिर high concentration gradient to low concentration gradient, ओके okay? तो O2 ब्लड में आ जाएगी एंड CO2 विल बी रिलीज आउट, क्योंकि 45 था ब्लड में और बाहर क्या था, एल्वियोलाई में क्या था, 40। सो विल मूव फ्रॉम रीजन ऑफ 45 टू 40, राइट। अब हमारे ब्लड को क्या मिल गया, ऑक्सीजन मिल गई। सो दैट ब्लड वुड नाउ बी कॉल्ड एज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। द वन थिंग टू फोकस ओवर हियर इज, देखो क्या नाम है, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी किससे वर्ड रिलेटेड होता है, लंग्स से, क्योंकि लंग्स के पास लेकर जा रही है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज पल्मोनरी। ज्ञान आर्टरी क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट्स कैरिंग द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। जो वेसल हार्ट से दूर लेकर जाएगी दैट वुड बी कॉल्ड एज पल्मोनरी आर्टरी, दैट वुड बी कॉल्ड एज आर्टरी। अब अगर आप यहाँ पे आपने ये नोशन याद रखी हुई है दैट आर्टरीज आर द वेसल्स व्हिच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो आपकी नोशन बिल्कुल गलत हो जाती है ना यहाँ पर। सो दैट्स व्हाई ऑलवेज रिमेंबर अवे, ओके। नाउ आफ्टर दैट जब हमारा ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया है, नाउ इट नीड्स टू रीच द बॉडी, राइट। वापस से टिश्यूज के पास जाना है, टिश्यूज को जाके ऑक्सीजन देनी है, ब्लड का काम ही यही है। बट अब तो ब्लड के पास इतना प्रेशर ही नहीं है, जाए कैसे बॉडी पार्ट्स तक। सो अगेन इट विल टेक द हेल्प ऑफ हार्ट। हार्ट के पास जाएगा दैट प्लीज हेल्प मी, आई नीड द प्रेशर इन ऑर्डर टू रीच द बॉडी पार्ट्स। तो हार्ट कहेगा ठीक है, ओके। So the blood will enter inside the heart, and what will heart do? Heart will pump it, okay? Pressure लगाएगा because heart is just a motor, एक pump है जो सिर्फ और सिर्फ pressure दे सकता है, nothing else, okay? उसके बाद वो जब प्रेशर लगा देगा हार्ट, सो द ब्लड विल पम्प इनटू द वेसल्स व्हिच आर कॉल्ड एज आर्टरीज। क्यों आर्टरीज, बिकॉज दे टेक द ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। एंड सिस्टेमिक आर्टरीज, सिस्टेमिक मतलब जो बॉडी की आर्टरीज है, राइट। इसमें क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दैट्स व्हाई इट्स डिपिक्टेड इन रेड इन कलर और पिंक इन कलर। O2 95 mm Hg ऑब्वियसली हाई है, क्यों हाई है, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और CO2 कम है, that is 40 mm Hg। and again the same cycle would be repeated। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यूज के पास जाएगा, टिश्यूज will take up the oxygen, will give up carbon dioxide, again the deoxygenated blood would form, then it would again go to heart and then would be transported to the lungs, and the same process and the same cycle will go on repeating, right। So this diagram is comparatively very important because direct creation may be asked on the basis of this. Like you need to draw or you need to illustrate the diagrammatic representation for exchange of gases. Okay. So after that, now we need to understand one more thing over here is, remember when we started the discussion of this topic, we talked that there are some factors which can affect the process of diffusion, and there were solubility of gases, right? Now at this point what you need to understand is कि CO2 की जो solubility है ना वो बहुत ज़्यादा है, 20 to 25 times higher है as compared to that of O2। ऑक्सीजन से 20 to 25 times ज़्यादा solubility है। तो इससे क्या होगा, इसके वजह से जो अमाउंट है CO2 का वो बहुत ज़्यादा डिफ्यूज कर सकता है एज कम्पेयर टू O2। क्यों, बिकॉज देखो CO2 क्या करता है, CO2 वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है और कार्बोनिक एसिड बना लेता है, HCO3 माइनस, राइट। इसकी वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, और जिसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है वो बहुत जल्दी डिफ्यूज कर जाता है। ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी हम गैस डिफ्यूजन की बात करते हैं ना, हम तीन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान में रखते हैं। फर्स्ट इज कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, एंड नेक्स्ट इज सरफेस एरिया फॉर डिफ्यूजन, कि कितना सरफेस एरिया मिल रहा है उनको डिफ्यूजन के लिए, एंड नेक्स्ट इज लेंथ ऑफ द डिफ्यूजन पाथवे, कि अगर उसको किसी पाथवे से डिफ्यूज करना है तो उसकी लेंथ कितनी है, राइट। बट जब हम बात करते हैं कि गैसेस को लिक्विड में डिफ्यूज करना है, लाइक इन द केस ऑफ एल्वियुलर साइट, जहाँ पे हमारी गैस को एल्वियोलाई में से डिफ्यूज कहाँ करना है, ब्लड में,
राइट। तो वहाँ पे गैसेस की सॉल्युबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जितनी ज़्यादा सॉल्युबल गैस होगी उतनी ज़्यादा वो जल्दी डिफ्यूज की जाएगी। आपने शायद केमिस्ट्री में हेनरीज लॉ स्टडी किया होगा। हेनरीज लॉ क्या कहता है? द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड गैस in a liquid is proportional to its partial pressure above the liquid। ओके। जितनी जितना ज़्यादा लिक्विड के ऊपर पार्शियल प्रेशर है उस गैस का, उतनी ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड गैस होगी। ओके। तो कार्बन डाइऑक्साइड वैसे ही ऑक्सीजन से ज़्यादा सॉल्यूबल है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत जल्दी जल्दी से डिफ्यूज कर जाती है। राइट। अब आपको ये समझना यहाँ पे इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अब आप ये बात ध्यान से देखो, एलिवेटर साइड पे वापस आ जाओ। देखो यहाँ पे डिफरेंस देखो, 104 है और यहाँ पे कितना है, 40 है। तो ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन का ट्रांसफर तो वैसे ही जल्दी हो जाएगा क्योंकि डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। बट अगर आप CO2 का देखो तो डिफरेंस बहुत कम है, 45 एंड 40, राइट। सिर्फ 5 mmHg का डिफरेंस है। तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन जो आपके माइंड में आ सकता था कि वहाँ इतना ज़्यादा ग्रेडियंट का डिफरेंस है, यहाँ इतना कम ग्रेडियंट का डिफरेंस है, तो फिर क्या टाइम सेम लगेगा या क्या एक्सचेंज में दिक्कत आएगी? तो उसको काउंटरएक्ट करने के लिए ये तरीका है कि अगर वहाँ पे ग्रेडियंट के डिफरेंस की वजह से अगर कुछ प्रेशर्स की वजह से फटाफट से रैपिड एक्सचेंज होगा, तो यहाँ पे रैपिड एक्सचेंज के लिए हमारे लिए क्या है कि हमारी CO2 ज़्यादा सॉल्यूबल है, इसलिए हमारी CO2 भी फटाफट से ट्रांसफर हो जाएगी, इसलिए हमारे CO2 का एक्सचेंज भी फास्ट हो जाएगा। राइट। ओके। अगर हम डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की बात करें, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन मतलब वो मेम्ब्रेन जहाँ से गैसेस ने एक्सचेंज होना है, जहाँ से गैसेस ने पास होना है। तो 3 मेजर लेयर्स है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से, दैट मेन नेम द 3 मेजर लेयर्स थ्रू विच डिफ्यूजन टेक्स प्लेस। तो पहले तो एल्यूविलाई की लेयर, राइट। एल्यूविलाई की कौन सी लेयर? एपिथेलियम लेयर। एपिथेलियल लेयर, उसको स्क्वामस एपिथेलियम वहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो फर्स्ट इज थिन स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्यूविलाई। उसके बाद एल्यूविलर कैपिलरीज हैं जिनमें ब्लड पास ऑन हो रहा है, जहाँ पे ब्लड में गैसेस ने एंटर करना है। बट उनके साथ साथ ही बेसमेंट सब्सटेंस प्रेजेंट है। बेसमेंट सब्सटेंस मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट है। इफ यू रिमेंबर व्हेन वी वर स्टडिंग अबाउट द एपिथेलियल टिश्यूज इन चैप्टर 7, वी स्टडीड कि एपिथेलियल टिश्यू के नीचे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन का काम क्या होता है? स्क्वामस एपिथेलियम को प्रोटेक्ट करना, राइट। तो क्या होगा, उस बेसमेंट मेम्ब्रेन को भी इनको क्रॉस करना पड़ेगा, राइट। एक्चुअली जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है दैट इज ओनली मेंट टू सेपरेट द टिश्यूज एंड प्रोटेक्ट द टिश्यूज, बट बिकॉज यहाँ पे हम स्पेसिफिकली एपिथेलियल टिश्यूज की बात कर रहे हैं, सो वी कैन नॉट इग्नोर द बेसमेंट मेम्ब्रेन। आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन याद रखना पड़ेगा। एल्यूविलाई की एपिथेलियम, कैपिलरीज की एंडोथेलियम, एंड इन एडिशन टू दैट basement membrane supporting the squamous epithelium। ओके। और बेसमेंट सब्सटेंस जो एंडोथेलियल मतलब बेसमेंट सब्सटेंस कहाँ प्रेजेंट होगा? लेट्स जस्ट फोकस ऑन दिस डायग्राम। एल्यूविलर कैविटी है ऊपर वाली, राइट। और ये हमारी क्या है? कैपिलरी है। ओके। तो जो हमारी कैविटी है, कैपिलरी है, इसके बीच में है जो बेसमेंट सब्सटेंस, राइट। उसको भी इसे पास करना पड़ेगा। तो इसलिए बात अभी तो जब मैंने आपको ये टॉपिक समझा रही थी, व्हेन वी स्टार्टेड दिस टॉपिक, आई ऑल्सो टोल्ड यू कि इनकी थिकनेस भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अब 3 लेयर्स अगर प्रेजेंट होगी तो हमने थिकनेस बढ़ा नहीं दी, नहीं हमने थिकनेस नहीं बढ़ाई। ये जो मेम्ब्रेन्स होती हैं बहुत ज़्यादा थिन होती हैं। देखो टोटल थिकनेस इज मच लेस देन अ मिलीमीटर, राइट। 1 मिलीमीटर से भी कम थिकनेस होती है। बट ऑल दीज मेम्ब्रेन्स आर एसेंशियल इन ऑर्डर to provide protection and in order to separate the tissues, right। तो हमारी बॉडी ने सारे के सारे मैकेनिज्म ऐसे कर रखे हैं, हमारी बॉडी में पूरे के पूरे मैकेनिज्म रेगुलेटेड हैं, so that the diffusion of the gases can be facilitated, ताकि जो gases का exchange है वो आराम से हो सके, right। So the next topic for today's class is transport of gases।
अब हमें ये पढ़ना है कि हमारी बॉडी में गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता कैसे है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। फॉर today's class we'll be focusing on oxygen and then tomorrow's class will continue with the transport of carbon dioxide, right? तो अब हमें इतना तो पता ही है इतने सारे डिस्कशन से कि जो ब्लड एल्वेलाई में जो एयर एल्वेलाई में आ जाती है दैट हैज टू समहाउ एंटर टू द ब्लड, क्योंकि ब्लड ही है जो गैसेस को कैरी करके ले जाएगा, राइट? सो लेट्स जस्ट फोकस ऑन O2 फर्स्ट। अगर हम O2 की बात करें तो 97% जो O2 है वो आरबीसीज के फॉर्म में या आरबीसीज के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती हैं। क्यों? क्योंकि आरबीसीज में एक पिगमेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देती है एंड दैट्स हाउ 97% ऑफ O2 इज ट्रांसपोर्टेड। ओके, जो बाकी 3% बच जाती है दैट इज ट्रांसपोर्टेड इन अ डिजॉल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा। कैसे होती है अभी डिस्कस कर लेंगे। ओके, एंड CO2 विल डिस्कस टुमारो। ओके, सो लेट्स जस्ट फर्स्ट डिस्कस अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। अब हमें पता है कि हीमोग्लोबिन एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है जो आरबीसीज में प्रेजेंट होता है। O2 हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर सकता है इन अ रिवर्सिबल मैनर। रिवर्सिबल मैनर का मतलब क्या होता है, जो रिवर्स हो सकता है, जो उल्टा हो सकता है। मतलब अगर वो उसके साथ बाइंड कर सकती है तो वो अनबाइंड भी कर सकती है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन और डिपेंडिंग ऑन द एनवायरनमेंट और डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, राइट? अगर O2 बाइंड कर जाती है हीमोग्लोबिन के साथ सो इट फॉर्म्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ओके, यहाँ पे आपको एक बात जो समझनी है और यहाँ पे आपको जो एक बात याद रखनी है कि जो हमारा हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है ना, वन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन मैक्सिमम कैरी 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। जब आप हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल को डिटेल में स्टडी करते हो, उसके स्ट्रक्चर को डिटेल में स्टडी करते हो, तो आपको पता चलता है कि मैक्सिमम वो O2 के 4 मॉलिक्यूल्स कैरी कर सकता है, राइट? चलिए, ये आपको यहाँ पे समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी हम सैचुरेशन की बात करेंगे। तो अब बात आती है कि ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो ऑक्सीजन की बाइंडिंग हीमोग्लोबिन से कराते हैं। सो दैट इज प्राइमरीली बेस्ड ऑन पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। अगर O2 का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है तो बाइंडिंग ज़्यादा हो जाएगी। अगर O2 का पार्शियल प्रेशर कम है तो फिर क्या होगी, डिसोशिएशन होनी होगी, उतनी ज़्यादा बाइंडिंग नहीं होगी। देखो ध्यान से फिगर 17.5 पे, partial pressure of oxygen always denoted in mmHg that is being displayed on x-axis और हम y-axis पे देखते हैं तो percentage saturation of hemoglobin with oxygen, राइट? कि हमारा जो हीमोग्लोबिन है उसकी कितनी सेचुरेशन हो जाती है ऑक्सीजन से। ओके, लेकिन अब आप अगर ध्यान से देखते हो थोड़ा सा, पहले तो हम परसेंटेज सेचुरेशन समझ लेते हैं। एक्चुअली क्या होता है, अगर कोई भी सब्सटेंस एक सॉल्यूशन में डिसॉल्व है, राइट, तो उसका कितना परसेंट सैचुरेट हो रहा है, मतलब amount of substance that is dissolved in a solution, right, as compared to the total present is called as percentage saturation। ठीक है, अगर आप इस कर्व को ध्यान से देखोगे तो सिग्मॉइड कर्व है या फिर एस शेप्ड कर्व कुछ दिख रहा है। जीरो से शुरू करते हैं, अभी प्रेशर कम है, सैचुरेशन भी कम है, मतलब हीमोग्लोबिन के साथ जो ऑक्सीजन बाइंड कर रही है वो कम है। मतलब अभी मैक्सिमम वो 4 कैरी कर सकते हैं, लेकिन अभी सैचुरेशन जो है, परसेंटेज सैचुरेशन है वो कम है। हो सकता है 1 बाइंड कर रहा हो सकता है 2 बाइंड कर रहा हो, राइट? जैसे जैसे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर इंक्रीज होता जा रहा है, परसेंटेज सेचुरेशन इंक्रीज होती जा रही है। मतलब अभी तक शायद जो 1 या 2 मॉलिक्यूल्स बाइंड कर रहे थे, अब वो 3-4 और ज़्यादा 3 बाइंड करने लगेंगे, सब पे 3-3 बाइंड करने लगेंगे। मैक्सिमम जब एक
और ज़्यादा हमारे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो मैक्सिमम सैचुरेशन आ जाती है, जहाँ पे आगे एसिम्पटॉट हो जाता है, मतलब फुल सैचुरेशन हो जाती है। अब हमारा जो ये कर्व होगा ये आगे इंक्रीज नहीं करेगा, ये कुछ हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, मतलब फुल सैचुरेशन हो गई। इसके बाद और ज़्यादा ऑक्सीजन बाइंड नहीं कर सकती, राइट। इसको हम सिग्मॉइड कर्व बोलते हैं। अभी इसकी हम बात करेंगे तो एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आपसे पूछ लिया जाता है कि ये लेफ्ट लेफ्ट कब शिफ्ट करता है या राइट कब शिफ्ट करता है, उसको अभी हम बात करेंगे। लेकिन क्योंकि हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्टर्स, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ऑक्सीजन की बाइंडिंग को अफेक्ट करते हैं, राइट। पहली बात तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, साथ ही साथ हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर। ये तीन मेन फैक्टर्स हैं जो ऑक्सीजन की बाइंडिंग को अफेक्ट कर सकते हैं, उसके साथ इंटरफेयर कर सकते हैं, राइट। अगर CO2 ज़्यादा होगा तो भी इसकी बाइंडिंग अफेक्ट हो सकती है, ओके। हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी, सो इफ़ यू रिमेंबर हमारे पीएच की गड़बड़ हो जाएगी। वेन एवर वी टॉक अबाउट पीएच, वहाँ पे हाइड्रोजन आयंस का रोल आता ही आता है। जब ज़्यादा H+ आयंस हो जाते हैं वहाँ पे क्या हो जाती है, एसिड जो है हमारा वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, एसिडिक कंडीशंस हो जाती हैं, राइट। तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है, ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो रोल प्ले करते हैं इन द बाइंडिंग ऑफ O2। कब क्या होता है वो हम डिस्कस करते हैं, राइट। चलिए, अगर अब हम बात करें एल्यूविलाई की, हमारे लंग्स में क्या है, ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है, राइट। जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो बहुत ज़्यादा है, ये हमें ऑलरेडी पता है। CO2 का प्रेशर क्या है, कम है, राइट। साथ ही साथ एज कंपेयर टू द बॉडी सेल्स जिनमें लगातार इतना ज़्यादा मेटाबॉलिज्म हो रहा है, साथ ही साथ क्योंकि यहाँ पे CO2 का पार्शियल प्रेशर कम है ना, इसलिए CO2 उतनी ज़्यादा डिसॉल्व भी नहीं होती। CO2 उतनी ज़्यादा डिसॉल्व नहीं होती तो H+ कॉन्सेंट्रेशन कम होती है। क्यों कम होती है, देखो ध्यान से एक बार, ये जो आपको यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है, इक्वेशन दी हुई है, CO2 plus H2O forms H2CO3। डिसोसिएट किस में हो जाता है, HCO3 माइनस प्लस H प्लस में, मतलब CO2 ज़्यादा होगी तो H प्लस ज़्यादा होंगे, CO2 कम होगी तो H प्लस भी कम होंगे, राइट। एल्यूविलाई में तो वैसे ही ऑक्सीजन ज़्यादा है, कंपैरेटिवली उतना ज़्यादा मेटाबॉलिज्म भी नहीं हो रहा जितना बॉडी के टिश्यूज़ में लगातार ज़्यादा हो रहा है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, इसलिए एल्वेलाई में PO2 ज़्यादा है, CO2 कम है। तो ये वाले जो फैक्टर्स हैं, दीज फैक्टर्स आर फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, मतलब हमारा जो ऑक्सीजन है दैट कैन इजीली बाइंड टू हीमोग्लोबिन। एल्यूविलाई में तो हमें यही चाहिए, क्योंकि एल्यूविलाई में अगर ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो और कहीं नहीं बनेगा, राइट। फिर बात आती है टिश्यूज़ में। अब टिश्यूज़ में तो कुछ ऐसा करने की ज़रूरत है कि ये डिसोसिएट हो जाए, मतलब ये टूट जाए। क्यों टूट जाए, इसका टूटना ज़रूरी है क्योंकि हमारे टिश्यूज़ को ऑक्सीजन चाहिए। अगर ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट नहीं होगा तो हमारे टिश्यूज़ को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, राइट। अगर टिश्यूज़ को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो काम में नहीं चलेगा, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो टिश्यूज़ में क्या चाहिए, जो एल्यूविलाई के फैक्टर्स थे उसके ऑपोजिट चाहिए, जो एल्यूविलाई में कंडीशंस थी उससे ऑपोजिट हो जाए। मतलब अगर पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा तो देखो सैचुरेशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना, तो अपने आप ही वहाँ पे सैचुरेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, राइट। एल्यूविलाई में प्रेशर ज़्यादा था तो सैचुरेशन ज़्यादा थी। अगर यहाँ पे हम प्रेशर ही कम कर दें तो सैचुरेशन देखो अपने आप कम हो जाएगी। सैचुरेशन कम हो जाएगी तो मतलब क्या होगा, हीमोग्लोबिन के साथ जितने ऑक्सीजन जुड़े हुए थे वो कम हो जाएंगे। कम होके जाएंगे कहाँ, हम ऑलरेडी टिश्यू में प्रेजेंट है तो वो ऑक्सीजन किसको मिल जाएंगे, टिश्यू को मिल जाएंगे, और हमें चाहिए भी यही था, राइट। टिश्यूज में ऑलरेडी हाई
PCO2 प्रेजेंट होता है, मतलब CO2 का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है। H प्लस कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ पे CO2 ऑलरेडी ज़्यादा है और एज कम्पेयर टू एल्यूविलाई थोड़ा सा टेम्परेचर वहाँ पे ज़्यादा होता है। ये सारी जो कंडीशंस हैं ये क्या करती हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन की डिसोसिएशन करा देते हैं, राइट। इसीलिए ही हम इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बोलते हैं, कि आपको समझ आए कि जब हमारा प्रेशर कम है ऑक्सीजन कब कब डिसोसिएट होगी, और ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ कंप्लीटली सेचुरेट तभी होगी जब मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का पहुंच जाएगा, राइट। तो इसका मतलब क्लियरली इंडिकेशन हमें यही मिल रही है, लंग्स में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड हो जाती है और टिश्यूज में आके डिसोसिएट हो जाती है। इसी डायग्राम को ही हम कल दोबारा से डिटेल में डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। अभी आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिए, देन आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन द नेक्स्ट सम एडवांस मैकेनिज्म, सम एडवांस फैक्ट्स कि क्या कैसे कैसे होता है। बट बिफोर मूविंग टू दैट you need to understand the basic concepts as per your NCRT, right? So that's all about today's class.